नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज है आपका उत्तराखंड एलटीटीची एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज नंबर 4 और इसमें आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद अगर आप एलटी के लिए प्रिपेयर करने आए हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए बता दूं, टेस्ट सीरीज़ 3 आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो उनको देख लेना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 मैराथन क्लास आ चुकी हैं, प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो। और कुछ वीडियोज़ भी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो उसको भी आप देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक मेगा मैराथन क्लास करेंगे, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आ जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर, जो आपका मॉर्निंग का क्लास है वो अभी नहीं होगा, ठीक है। एक क्लास मैंने लिया था आज मॉर्निंग में, तो जिन लोगों ने देखा है उनके लिए बता दूं, अभी जो है मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। अभी जो आपका इवनिंग का होगा क्लास कल वाला, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ नंबर 5, उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप एक साथ देख लेना, बात एक ही है, ठीक है। तो कंप्लीट होना चाहिए आपका क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो इवनिंग वाली क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे कल के, ठीक है। तो फिलहाल कल वाला जो मॉर्निंग का क्लास होगा वो नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का टेस्ट सीरीज़ नंबर 4। और आज भी आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखना है कितने राइट है कितने रॉन्ग है, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पर 2-3 डाउट हैं, 2 डाउट हैं आप लोगों के। एक तो ये है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये नहीं पता है कि आपका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम पेपर का, ठीक है। तो आई डोंट नो आपको क्यों नहीं पता। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है, जो कि काफ़ी लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उनको ये नहीं पता है कि पेपर एक ही होता है आपका, ठीक है। तो आई डोंट नो आपको क्यों नहीं पता। आई थिंक आपने शायद पिछला पुराना कोई पैटर्न देख के ये बोल रहे हैं आप, क्योंकि 2015-16 से पहले जो था उसमें आई थिंक 2 पेपर होते थे पहले, ठीक है। तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ जिनको नहीं पता है, वैसे पता होना चाहिए था आप लोगों को, जो लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे तो यहाँ पर आपका एक ही पेपर है, ये चीज़ मैंने बहुत बार बताया है। और 3:7 का रहता है, ठीक है। यानी कि 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के और 70 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का रहता है, जो भी आप सब्जेक्ट आपने चूज़ करा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि 2 पेपर आपका नहीं होगा, एक ही होगा। एक ये भी कमेंट करके पूछा जा रहा है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो सेम रहेंगे अलग अलग रहेंगे। तो ऑब्वियसली अलग अलग रहेंगे, जाहिर सी बात है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो सेम तो नहीं रख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेवल वही रह सकता है लेकिन क्वेश्चन जो हैं अलग होंगे, ठीक, जाहिर सी बात है, क्योंकि चीटिंग हो जाएगा। अब क्योंकि 2 घंटे का गैप भी दिया गया है शिफ्ट में, ठीक है, 10 से 12 और 2 से 4, इस वजह से सेम नहीं रहने वाला है बिल्कुल भी, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये चीज़ है। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, वहाँ पर अपडेट्स वगैरह दी जाती हैं, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और एक ही बार में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन और देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू रेफर टू द सोशल डिफरेंस इन बिटवीन मैन एंड वुमेन एज। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं फिर कमेंट करके पूछते हैं। आप पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर को क्या कहते हैं। क्या बोला गया, सामाजिक अंतर को। क्या ये कॉस्मोलॉजिकल डिफरेंस होगा, कल्चरल डिफरेंस होगा, बायोलॉजिकल होगा, या फिर जेंडर होगा, ठीक है। सोशली बात की गई है, ये ध्यान में रखना। अब आप इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या है अब मैं बता देता हूँ। अगर आपने डी ऑप्शन गैस किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लिंग भेद कहेंगे इसे, ठीक है। आप पुरुषों और महिलाओं के बीच के सामाजिक अंतर को क्या कहते हैं, जेंडर डिफरेंस, ठीक है। बेसिकली जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि सामाजिक कह सकते हैं। तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सेक्स जो है वो होता है आपका बायोलॉजी, तो अगर आपने सी सोचा था तो गलत है, वो जैविक अंतर होगा अगर वो बात की जाती सेक्स के रिलेटेड, ठीक। तो ये चीज़ है, सी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी कल्चर और ब्रह्मांड ये नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है अगर आपने गैस किया था तो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिलेट टू करिकुलम। पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है कौन सा स्टेटमेंट। पढ़ते हैं एक बार। पहला दिया गया कि यह छात्रों का अनुभव और शिक्षा है, ठीक है। जो करिकुलम है वो छात्रों का अनुभव है और एजुकेशन या एक्सपीरियंस और लर्निंग है। बी है आपका, यह शिक्षकों के पेशेवर विकास को संदर्भित करता है। क्या ये सही है। थर्ड है आपका, यह अध्ययन के एक कार्यक्रम की सामग्री को संदर्भित करता है। और डी है आपका, यह अध्ययन के एक कार्यक्रम की संरचना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बी आपने गैस कर लिया होगा, यह शिक्षकों के पेशेवर विकास को संदर्भित नहीं करता है, ठीक है। क्या पूछा गया, करिकुलम जो है
वो किससे संबंधित नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी ने गैस कर लिया होगा, बी राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रो एसिमिलेशन मीन्स। बच्चों के सीखने और बढ़ने के लिए कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है, हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया। स्कीमा के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, जो आपके माइंड में स्ट्रक्चर होता है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर वो होता है आपका स्कीमा, ठीक है। पहला ऑप्शन है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास। बी है आपका, नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा में को बदलना। विचार के एक चरण से दूसरे चरण तक जाना। नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचारों को संशोधित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। नई जानकारी को जोड़ने की प्रक्रिया बच्चों को सीखने और बढ़ने के लिए कौन से कारक प्रभावित करेंगे, हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये प्रभावित करेगा। न्यू इन्फॉर्मेशन जो ऐड होगा हमारी स्कीमा में वो इफ़ेक्ट डालेगा बच्चे का सीखने में और लर्न करने में, ठीक है, और ग्रो करने में, ये चीज़ है। इसके बाद ज्ञान मीमांसा विज्ञान क्या है, ये पूछा गया है। ज्ञान की उपयोगिता, ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान की घटना या फिर ज्ञान का स्रोत। सिंपल इसका आंसर बता देता हूँ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। ज्ञान का सिद्धांत है ज्ञान मीमांसा इसका मतलब। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट एडवांटेज टू चिल्ड्रन हु हैज़ एबिलिटी टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस। पूछा ये गया है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि 2 भाषाएं बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए क्या फ़ायदा होगा। अगर कोई स्टूडेंट या फिर जो चाइल्ड है वो 2 लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, या कोई भी अगर 2 लैंग्वेज बोलता है तो उसके लिए क्या फ़ायदा होगा। पहला है, फैसिलिटेट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, अवधारणा गठन में सुविधा होगा। फैसिलिटेट एनालिटिकल रीजनिंग। तीसरा आपका फैसिलिटेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा फैसिलिटेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। जाहिर सी बात है 2 लैंग्वेज उसको पता है अगर किसी बच्चे को, तो जो उसका कॉग्निटिव माइंड है, ठीक है, संज्ञानात्मक सोच जो है उसमें लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, वो दोनों लैंग्वेज को उसी तरह से समझ पाएगा। फॉर एग्जांपल किसी को हिंदी आता है, किसी को इंग्लिश भी आता है, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा, समझ पाएगा। तो ये होगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड, किससे, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। सी ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है, ठीक। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल कल्चर, ये पूछा गया। स्कूल की संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो पहला है, यह विश्वासों, धारणाओं, संबंधों, दृष्टिकोण और लिखित और अलिखित नियमों को संदर्भित करता है। यह सामाजिक दक्षताओं और कौशल को संदर्भित करता है। यह उन संसाधनों और सूचनाओं को संदर्भित करता है जो छात्रों को सामाजिक रूप से सक्षम होने में मदद करते हैं। यह स्कूल में सहकर्मी के साथ बातचीत को संदर्भित करता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है। क्या पूछा गया, स्कूल की संस्कृति, ठीक है। तो कल्चर क्या होता है, बेसिकली जो हमारे बिलीफ्स हैं, ठीक है, विश्वास हैं, परसेप्शंस हैं, ठीक है, जो हमेशा से चले आ रहे हैं कल्चर में, तो ये चीज़ है। और जो रिटर्न और अनरिटर्न चीज़ें हैं, ठीक है, कल्चर की, तो वो सारी चीज़ आपके कल्चर होता है। स्कूल की बात करें तो ये वही होगा फिर, ठीक है। स्कूल की संस्कृति में भी यह विश्वासों, धारणाओं, संबंधों, दृष्टिकोण और लिखित और अलिखित नियमों को संदर्भित करता है। ए ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, when both chronological and mental age of Sava is 9 years, her intelligence category may be considered as। यदि सवा की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, यानी कि 9 साल की है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा। आईक्यू पूछा गया बेसिकली, ठीक है, क्या होगा ये पूछा गया। तो देखिए आईक्यू कौन से स्टेज में कौन सा होता है, ठीक है। जैसे एवरेज आईक्यू की बात करें तो कितना होता है, 90 से 110, ठीक है, 110, 90 से 110 के बीच रहता है एवरेज आईक्यू। और यहाँ पर बताया गया है यदि सवा की कालानुक्रमिक उम्र और तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि यानी कि सामान्य की बात की गई है, तो ये होगा आपका एवरेज, ठीक है, औसत आईक्यू में आएगा, ठीक है। अगर जीनियस के लिए पूछा जाता तो क्या होता, जीनियस या फिर कह लीजिए गिफ्टेड, ठीक है,
तो इसमें 130 से 140 के बीच रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो अगर कभी जीनियस या गिफ्टेड आ जाए तो हमेशा जो मैक्सिमम दिया गया होगा ऑप्शन में 130 या 140 ऐसा दिया गया होगा, तो उसको चूज़ करना। सुपीरियर अगर बात की जाए तो सुपीरियर होता है आपका 120, ठीक है, उत्कृष्ट जो कैटेगरी है। इसके अलावा एक होता है आपका सब एवरेज, ठीक है, तो ये होगा आपका 70 जो होता है, 70 के अराउंड, 70 से थोड़ा कम ऊपर ऐसे, यानी कि जो बॉर्डर लाइन में होता है आपका, ठीक है, 70 के आसपास, तो ये होता है आपका औसत से कम, यानी कि सब एवरेज कैटेगरी वाले। तो ये चीज़ है, बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, आईक्यू का। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव एवोल्यूशन, ठीक है। समेटिव एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था, तो आपने पढ़ा ही होगा। इसका आंसर कीजिए आप जल्दी से। ऑप्शंस है, प्रोवाइड द टीचर विथ कंटिन्यूस एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। क्या कहा गया है कि अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये होता है आपका समेटिव। क्या ये सही है? दूसरा आपका शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित होता है समेटिव एवोल्यूशन, क्या ये सही है? तीसरा आपका ऑन गोइंग सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, या फिर टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर फॉर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन, कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो पढ़ लिया आपने, आप कमेंट करके बताइए या फिर गैस कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर अगर आपने डी गैस किया तो बिल्कुल सही है, और आई थिंक गैस कर लिया होगा आप लोगों ने अगर क्वेश्चन समझ गए तो। योगात्मक मूल्यांकन की बात की गई है, और योगात्मक मूल्यांकन में सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का अंतिम आकलन जो समशन होता है, ठीक है, अंतिम, वो होता है आपका समेटिव एवोल्यूशन, ठीक है। तो जो स्कूल में जनरली होता है आपका, ठीक है, जो कंप्लीट ईयर के बाद जो आपका रिजल्ट आता है एवोल्यूशन, जो आपका मूल्यांकन होता है वो आएगा आपका समेटिव एवोल्यूशन में, ठीक है। बाकी अगर बात करें कंटिन्यूस एंड इमीडिएट फीडबैक तो ये फॉर्मेटिव में आएगा, दूसरा वाला भी फॉर्मेटिव में आएगा, तो ये चीज़ है, ठीक। इसके बाद तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एज अ ब्रेन टीजर्स, पजल इन मैथमेटिक्स हेल्प स्टूडेंट्स इन अ मैथ क्लास 2। देखिए, पहेलियों को ब्रेन टीजर भी कहा जाता है। गणित में पहेलियाँ गणित वर्ग के छात्र की मदद करती हैं, कैसे? 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ना, उसके बाद आंसर बताना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, जो पहेलियाँ होती है छात्रों में सोच और तर्क की शक्ति का विकास करती हैं, ठीक है। डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द स्टूडेंट। इस तरह से ये गणित में जो गणित के छात्र हैं उनको मदद करती है। क्या? पहेलियों को ब्रेन टीजर भी कहा जाता है, और ये मदद करती हैं सोचने और रीजनिंग की शक्ति को। तो डी अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, द स्टूडेंट विल बी acquainted with the language more easily, lively and interestingly when language is taught using the what। यानी कि बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए जो उसको अधिक आसानी से, जीवंत और रोचक तरीके से समझ में आए या फिर सीख सके वो, ठीक है। क्या होगा ये? एक मिनट, इसको समझते हैं। जब भाषा का उपयोग करके सिखाया जाता है तो छात्र अधिक आसानी से, जीवंत और रोचक तरीके से भाषा से परिचित होंगे। इसे क्या कहेंगे, ये पूछा गया, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर। ऑप्शंस पढ़ने के बाद इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है सिचुएशन अप्रोच, यानी कि आप सिचुएशन दे रहे हैं, ठीक है, भाषा का ऐसा उपयोग जिससे छात्र आसानी से, जीवंत और रोचक तरीके से भाषा से परिचित होंगे, उसे कहेंगे सिचुएशनल अप्रोच। यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सिखा रहे हैं, तो ये होगा सबसे आसान, जीवंत और इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। तो बी आपका बिल्कुल सही है, स्थिति संबंधी दृष्टिकोण। बी अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IDEA। IDEA का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। सीधे आंसर बताता हूँ उसका, एक बार पढ़ लेना। ऑप्शन से इंडियन डेवलपमेंट एजुकेशन एक्ट, इंडिविजुअल विथ डिस्टेंस एजुकेशन एक्ट, इंडियन डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, या फिर इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। कौन सा है ये आपको बताना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, ठीक है, इसको याद रखना, IDEA। इसके बाद कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद है, वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल वे ऑफ नोइंग समवन कुड बी थ्रू।
पर्सनल वे की बात करी है, आप इसका आंसर बताइए कि पर्सनल तरीके से ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप किसी को जान सकते हैं। क्या आप इंट्यूशन से जान सकते हैं, क्या ये पर्सनल वे होगा? इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब कोई अंदर से आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है, कोई फील हो रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर चीज़ इस तरह का है, ठीक है, अंदर से कोई फील होना, कुछ फील होना, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा आपका सम अथॉरिटी, प्रशासन द्वारा होगा, तो क्या ये इंडिविजुअल होगा, मतलब पर्सनल वे होगा? तो बी तो आप कह सकते नहीं होगा। पढ़ना, रीडिंग, ये भी नहीं होगा। लेक्चर, ये भी नहीं होगा। सबसे जो व्यक्तिगत तरीका होगा वो होगा आपका इंट्यूशन, ठीक है, किसी को देख के आपको इंट्यूशन होता है, ठीक है, उसके बारे में, तो वो चीज़ है आपका इंट्यूशन। सहज बोध द्वारा आप ये चीज़ कर पाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हु इज़ हाई एंड लो इन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एंग्जाइटी एंड सोशियबिलिटी, यानी कि चिंता और सामाजिकता जैसे लक्षण हैं, ठीक है, उच्च और निम्न किसी बच्चे में बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है अगर ये लक्षण, तो यह कथन निम्न में से किस पर बल देता है, इंपॉर्टेंस देता है? हेरिडिटी को, एनवायरनमेंट को, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, या फिर मैचुरेशन को? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा बोथ, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों पर ये इंपॉर्टेंस करता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट है वो दोनों पर स्ट्रेस देता है, तो इस वजह से सी आपका राइट आंसर होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल आर डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये आपको बताना है कि विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखना अच्छे से। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? डिस्टिंक्टली, पृथकता से, आंशिकता से, और एक है आपका रैंडमली, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकली, समग्रता और साक्ल्यता, या फिर संपूर्णता से। तो विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक जो हैं वो कौन सी प्रक्रिया से विकसित होंगे? इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिकली, ठीक है, समग्रता और संपूर्णता से ये चीज़ें विकसित होंगी, ठीक है, डिस्टिंक्टली नहीं है, पार्शियली भी नहीं होगा, रैंडमली भी नहीं होगा। डी ऑप्शन अगर आपने गैस किया तो सही है, आप समग्रता और साक्ल्यता या फिर संपूर्णता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला दिया गया इट डज नॉट फॉलो प्रेडिक्टेबल पैटर्न। सेकंड है आपका इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑल इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर रेट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डी है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, ठीक है, अब इसका आंसर बताइए, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह आनुवंशिक और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो बी अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। डी नहीं होगा, ठीक है, डी इसलिए नहीं होगा, अगर ये ऑप्शन थोड़ा अलग होता, जैसे कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, तो डी के साथ हम जा सकते थे। बी बिल्कुल सही है, यह आनुवंशिक और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक, तो बी अगर आपने गैस किया तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड। नॉट पूछा गया, इसका ध्यान रखना, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो वंचित बच्चे से संबंध रखता है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, सफ़र्स इन एक्यूडेंसी ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी अपर्याप्तता, तो ये तो कह सकते हैं एक फैक्ट है या स्टेटमेंट सही है कि ये वंचित बच्चे की विशेषता है, ठीक है, अगर बुनियादी आवश्यकताएं नहीं है उसके पास तो। दूसरा आपका मूल और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, ठीक है, इसके अलावा भविष्य के मनोशैक्षणिक समस्याओं का खतरा, ये भी सही है। डी है आपका अपने दर पर सामान्य रूप से बढ़ने का अवसर ना मिल पाना, यानी कि जो रेट है, ग्रोइंग रेट,
जो नॉर्मल रहता है बच्चे का, वो ना मिल पाना अगर वो वंचित है तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। मूल और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना ये वंचित बच्चे की विशेषता नहीं है, ठीक है। जो यूनिवर्सल राइट्स है या फिर जो बेसिक राइट्स हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो बी अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी का कल इवनिंग का जो क्लास होगा उसमें इंक्लूड कर दूंगा सारे क्वेश्चन। तो कल का इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको देख लेना। और पिछली क्लासेस अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। सारी की सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट जो है आपका चैनल के सेक्शन में मिल जाएगा आपका, ठीक है। चैनल पर जाना आप, आइकन पर क्लिक करके, और वहाँ पर जाकर आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़, और वैसे टेलीग्राम और उसका लिंक भी यहाँ पर दिया गया है नीचे, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर भी आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद।